क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक सेमी सर्कुलर रिंग दी है और जिसके आधे पोर्शन पे प्लस लैम्डा चार्ज है और आधे पोर्शन पे माइनस लैम्डा चार्ज है। ठीक है, और उसकी वजह से हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी और किस तरफ बनेगी। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें बताना है कि कितना डायपोल मोमेंट नेट क्रिएट हो रहा होगा। तो बेसिकली एक सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर राइट क्वार्टर में हमें दिया हुआ है पॉजिटिव लैम्डा चार्ज और लेफ्ट क्वार्टर में दिया हुआ है नेगेटिव लैम्डा चार्ज। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट हमें बताना है। एक चीज हमें याद रखनी है, डायपोल मोमेंट होता क्या है, वो होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहां से थीटा एंगल पर जाते हैं और डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे थीटा पे जाके आपने डी थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है तो उसके ऊपर अगर चार्ज लिखा जाए छोटा सा डी क्यू, और जो कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू डी एक्स, जो कि इसकी थिकनेस होगी, जो कितनी हो जाएगी, उल्टा होगा, तो डी क्यू चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। इतना ही हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें नेगेटिव चार्ज भी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसी के एकदम ऑपोजिट, अगर आप यहां पर देखो इस जगह पे, जो कि यहां से थीटा पे डी थीटा जाने पे हमें मिला होगा थीटा से डी थीटा पे, तो ये हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी क्यू, मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक है ना। तो छोटा सा डायपोल मोमेंट इसके लिए जो हम डिफाइन कर सकते हैं डीपी, उसकी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वाले पे चार्ज चाहिए आपको, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, यहाँ मैं माइनस लैम्डा भी लिख सकता हूँ। हमें पॉजिटिव वाले का चार्ज चाहिए तो वो हो गया लैम्डा आर डी थीटा, ये हो गया डी क्यू इंटू उनके बीच की सेपरेशन। आप देखो ये रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल भी थीटा है, तो ये दूरी जो होगी वो हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो गई, 2r cos थीटा। मैं फिर से बता देता हूँ, डायपोल मोमेंट हमें लिखना होता है बेसिकली कितना पॉजिटिव चार्ज है और एक उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड में पर ऑपोजिट साइन में नेगेटिव चार्ज, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उनके बीच की सेपरेशन से। हमने थीटा पे जाके डी थीटा लिया, वहां से हमें छोटा सा पॉजिटिव चार्ज मिला, उसके ऑपोजिट हमें नेगेटिव चार्ज मिला, उनके बीच की सेपरेशन हो गई 2r cos थीटा। इसी को अगर हम इंटीग्रेट करें, अब देखो आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना पड़ेगा। सबसे पहला एलिमेंट आपने यहाँ पे लिया होगा नीचे, और सबसे आखिरी एलिमेंट आप कहाँ ले लोगे, ऊपर। तो थीटा का इंटीग्रेशन आप करोगे 0 से लेके π/2 तक। ठीक है ना, क्योंकि इधर ही पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे, ये तो अपने आप उसके साथ इंक्लूड होता ही जा रहा है। लिख देते हैं यहाँ से लैम्डा 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा 0 से लेके π/2 तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा 2 लैम्डा आर स्क्वायर साइन π/2 माइनस साइन 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा आर स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है। तो डायपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं, बस हमें क्या करना होगा, किसी मात्रा में अगर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो उतना ही इक्वल और ऑपोजिट चार्ज नेगेटिव हम ले लेते हैं, और सेपरेशन से मल्टीप्लाई करने पर हमें डायपोल मोमेंट मिल जाए। ठीक है। आगे की हेडिंग आती है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल्स केप्ट ऑन द सेम एक्सिस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फोर्स बिटवीन डायपोल्स। तो फोर्स बिटवीन डायपोल्स का वैसे तो हमें फॉर्मूला याद रखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है ना। जहां दो केस पॉसिबल हैं, एक तो आपने डायपोल्स को सेम एक्सिस पे रखा हो, और एक ऐसा हो सकता है कि एक डायपोल के बाइसेक्टर पे आपने दूसरे डायपोल को रखा हो। तो पहला केस हम ले लेते हैं, दोनों ही डायपोल्स की क्या है, सेम एक्सिस है। ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि एक डायपोल हमारे पास इधर है P1
ठीक है, और एक डायपोल हमारे पास उससे कुछ दूरी पे है इस तरह से P2। यहाँ इस पे कुछ चार्ज होगा -q, इस पे कुछ चार्ज होगा +q, ये इसका सेंटर हो गया। इस डिस्टेंस को मैं a बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस भी a हो गया। बोल देते हैं इस डायपोल से सेंटर से इस डायपोल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कुछ x है, और ऑब्वियसली x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इन्हें तो हम दो चार्जेस की तरह ट्रीट कर लेंगे और इसे हम एक डायपोल की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्योंकि ये चार्जेस इस डायपोल की एक्सिस पर रखे हुए हैं, तो ये वाला डायपोल इन चार्जेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो E1 मैं कह देता हूँ, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E2, ठीक है। ऑल्दो ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, पर इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमें ये दूरी कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ, एक फोर्स मैं कह सकता हूँ F1, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा राइट की तरफ, जिसे मैं कह सकता हूँ F2। अगर मैं F1 की वैल्यू लिखूं तो F1 की वैल्यू आ जाएगी चार्ज इंटू वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है 2kp बाय r क्यूब, जहां सेंटर से इस चार्ज की दूरी हमें चाहिए। तो ये पूरी डिस्टेंस अगर x है, ठीक है ना, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस a, यानी x माइनस a का क्यूब। ये हो गया आपका F1। सिमिलरली अगर F2 लिखा जाए तो F2 की वैल्यू आ जाएगी चार्ज इंटू इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस a, ठीक है ना। तो 2kp1 बाय x प्लस a का क्यूब। क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहां से F नेट हमें मिलेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी F1 माइनस F2। कॉमन क्या आ जाएगा, 2k क्यूब P1, और यहां में मिलेगा 1 बाय x माइनस a का क्यूब माइनस 1 बाय x प्लस a का क्यूब, ठीक है ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 2k क्यूब P1 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन x प्लस a का क्यूब माइनस x माइनस a का क्यूब। अब आप x प्लस a के क्यूब को ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। और वहां पर हमें एक असम्पशन ले लेना होगा कि x के कंपैरिजन में a क्या है, नेग्लिजिबल है। तो मैं निग्लेक्ट कर दूंगा किस चीज को, a क्यूब को, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर जो की टर्म आएगी a क्यूब की टर्म आएगी जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, ठीक है ना। और सिमिलरली जो नीचे a स्क्वायर दिया हुआ है इसे भी हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने किया एक्सपेंड करे, पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे, नेग्लेक्टिंग a क्यूब 2kp1 क्यूब इंटू 6x स्क्वायर a बाय x की पावर 6। इसे सॉल्व कर देते हैं, और 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसे हम क्या कह सकते हैं, P2, जो हमने अज्यूम किया था। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाती है 6k P1 P2 बाय x की पावर 4। तो ये हो जाता है फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स केप्ट ऑन द सेम एक्सिस इन सेम डायरेक्शन। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो दोनों डायपोल्स एक दूसरे की तरफ ही अलाइंड थे, और हमें पता है पास वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी कंपेयर टू इस पॉइंट के, ठीक है ना। तो F1 जो है बड़ा था F2 से, इसलिए हमारा फोर्स कैसा आ गया, पॉजिटिव। एक चीज तो हम ये कह सकते हैं, अगर डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइंड है तो फोर्स कैसा हो जाता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में अलाइंड है अगर, तो फोर्स हो जाता है अट्रैक्टिव। और इसी की जगह इस डायपोल को मैंने अगर उल्टा रख दिया होता ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा हो जाता, रिपल्सिव, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। तो दो डायपोल्स जो कि सेम एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं, उनके बीच में अगर कोई पूछता है कि फोर्स कितना है, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है 6k P1 P2 अपॉन x की पावर 4, x जहां पे उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। अगर दोनों डायपोल सेम डायरेक्शन में अलाइंड है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है तो फिर फोर्स रिपल्सिव होगा, ठीक है।
किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे आ जाता है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल्स प्लेस्ड ऑन द बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। ठीक है ना, यानी एक डायपोल को हमने दूसरे डायपोल के बाइसेक्टर के ऊपर रख दिया है अगर, तो उनके बीच में कितना फोर्स होगा उसकी कैलकुलेशन। तो देख सकते हैं सिमिलरली उसी तरह उसका भी डेरिवेशन इसी तरह से हो जाएगा। एक डायपोल आप यहाँ पे कंसिडर कर लो, मैं मान लेता हूँ ये डायपोल है हमारा P1, ये हो गया उसका बाइसेक्टर, और यहाँ पे मैं एक डायपोल रख देता हूँ P2। ठीक है ना, इसको ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज दे दिया है और ये नेगेटिव चार्ज है। डायपोल की बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट होती है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 कुछ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। मैंने इस पे चार्ज दिया है -Q, इस पे माना है +Q। इनके सेंटर से, दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है सेम मान लेता हूं मैं फिर से x या फिर r, पीडीएफ में r माना है इसलिए मैं यहाँ पे r मान लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये a और ये डिस्टेंस a। ठीक है ना, P2 की हमें वैल्यू भी पता है, P2 की वैल्यू है 2 × Q × a। क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में F1। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस तरफ फोर्स लगेगा कुछ F2। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स लग रहा होगा डायपोल के ऊपर F नेट, उसकी वैल्यू हो जाएगी F1 - F2। मैं फिर से वैल्यू लिख देता हूं। बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है Kp/R3। ठीक है ना, तो Kp/R3 फॉर्मूले के हिसाब से जो F1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी Q के P1/x - a का क्यूब माइनस Q के P1/x + a का क्यूब। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हम देख सकते हैं बेसिकली बस यहाँ पे 2 की जगह 2 Kp की जगह पे Kp/R3 यूज हुआ है। तो फाइनली सॉल्व करने पे हमें फोर्स जो मिलता है वो जाता है 3K P1/P2/r⁴, अगर ये r हमने लिया है। ठीक है ना, आप देख सकते हो सिंपली हमने क्या किया है, फोर्स की कैलकुलेशन कर लिया है। तो फॉर्मूला याद रखना है 3K P1/P2/r⁴। ये हो जाता है अगर एक डायपोल दूसरे डायपोल के बाइसेक्टर के ऊपर रखा हुआ है तो। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। रिपल्सिव की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट में पूछी जाएगी। आपका डाउट है कि फोर्स रिपल्सिव है क्या अट्रैक्टिव है, तो हम देख सकते हैं या तो नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा या तो नेट फोर्स राइट की तरफ होगा। अब वो आप सिंपली देख सकते हो फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होगी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो ऑब्वियसली डायपोल के अगर आप पास में होगे तो फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी यहाँ पर, इसलिए नेट फोर्स E1 वाला बड़ा होगा, तो लेफ्ट की तरफ नेट फोर्स आएगा और डायपोल लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है ना। स्नेशिश तुम्हारा डाउट है इफ अ डायपोल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये परपेंडिकुलर ही है एक दूसरे से, डाउट क्या है इसमें? ठीक है, तो इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे तो हमें फॉर्मूला याद रखना है सिंपली। ठीक है, आगे आ जाता है टॉर्क ऑन अ डायपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, टॉर्क बेसिकली क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल को रख दिया गया। ठीक है, मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें ले जाके आपने एक डायपोल को रख दिया जो कि कुछ इस तरह से है, कोई एंगल थीटा बनाते हुए। ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इसको मैं +Q बोल सकता हूँ, इसको मैं -Q। ये सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी मैं बोल देता हूँ a। तो P की वैल्यू है 2QA, ये हम समझ गए। ठीक है ना।
अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, और फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी Q इंटू ई। तो ये सेम फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे भी और नेगेटिव चार्ज पे भी। तो यहाँ पे मैं फोर्स बोल सकता हूँ F, और यहाँ पे भी मैं फोर्स बोल सकता हूँ F। तो अगर एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो अगर मैं पूछूं नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना होगा, तो नेट फोर्स तो आप बता सकते हो कितना होगा, 0, क्योंकि राइट में एक फोर्स लग रहा है F और लेफ्ट में एक फोर्स लग रहा है F। लेकिन जब हमने रोटेशन पढ़ा था तो हमने ये पॉइंट भी पढ़ा था कि नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि नेट टॉर्क भी 0 है। सिमिलरली नेट टॉर्क 0 होने का मतलब ये नहीं है कि नेट फोर्स भी 0 है। कोई एक चीज 0 हो सकती है और दूसरी चीज नॉन 0 हो सकती है। वैसे ही इस केस में हो रहा है। ये जो दो फोर्सेज हैं F, ये कपल फोर्स बना रहे हैं जो कि इस चीज को घुमाना चाह रहे होंगे। अगर आप सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखना चाहो तो इस फोर्स F का ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, और ये हो गई पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ a साइन थीटा। तो अगर मैं टॉर्क लिखता हूं तो हो जाएगी F इंटू a साइन थीटा, और डायरेक्शन अगर आप देखो r क्रॉस F तो किधर आ जाएगी, अंदर की तरफ। प्लस इस वाले के लिए अगर देखा जाए तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस, वो भी है a साइन थीटा, तो r क्रॉस F वो भी किधर आ जाएगी, अंदर की तरफ। फिर से आप लिख सकते हो F इंटू a इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास नेट टॉर्क। तो टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ 2FA साइन थीटा। F की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं जो कि है Q इंटू ई, तो ये हो जाएगा 2QE A साइन थीटा। हमें पता है 2QA ये क्या बनाता है, P, तो ये मिलेगा PE साइन थीटा। अब क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ साइन थीटा की टर्म कब आती है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करो। यहां से हमें टॉर्क की वैल्यू मिलती है P क्रॉस E। तो टॉर्क ऑन अ डायपोल kept in a uniform electric field is equal to cross product of its dipole moment and the electric field। ठीक है ना, किसी को डाउट है इसमें? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डायपोल रखा होता तो नेट फोर्स नॉन जीरो हो सकता था। मान लो यहाँ पे फील्ड ज्यादा होती, यहाँ पे फील्ड कम होती, तो फिर नेट फोर्स आ सकता था। लेकिन हम ये डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो नेट फोर्स हमेशा क्या आएगा, 0, लेकिन नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी P क्रॉस E। ठीक है ना। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे आगे। हम्म कहाँ गया? चलो मैं यहीं पे दे देता हूँ क्वेश्चन, इसमें तो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें समझ आ ही गया है, कितना होता है, P क्रॉस E हो जाता है। तो क्वेश्चन इस पे सिंपल ही आ सकते हैं, और वो आएगा रोटेशन के किस फॉर्मूले से, टॉर्क बराबर आई अल्फा से। कोई बोल सकता है कि आपके पास कोई डायपोल दिया हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है ना, या उसका डायपोल मोमेंट दे देते हैं डायरेक्टली। P अगर डायपोल मोमेंट है और M मान लो कि मास है एटम्स का, या दो पार्टिकल्स हैं, इसका मास है M, दूसरे का भी मास है M, इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे चार्ज है माइनस Q, बीच का सेपरेशन हम बोल देते हैं D। ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E। अब डायपोल इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा एंड रिलीज्ड। ठीक है ना, इसे प्लस क्यू ले लो, इसे माइनस क्यू ले लो। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन।
अंशुमन तुम्हें डाउट है एफ नेट जीरो क्यों हुआ? तो एफ नेट जीरो क्यों हुआ, आप अगर ये डायग्राम देखो तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और फोर्स जो होता है चार्ज के ऊपर वो होता है क्यू इंटू ई। क्योंकि डायपोल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं तो राइट की तरफ फोर्स लगा क्यू इंटू ई, लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा क्यू इंटू ई, राइट में क्यू इंटू ई, लेफ्ट में क्यू इंटू ई, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। ठीक है ना, फोर्स तो जीरो आ गया क्योंकि राइट वाला फोर्स इक्वल है लेफ्ट वाले फोर्स का। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, बीच में उनके सेपरेशन डी है जो एक डायपोल फॉर्म कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है, उसे रोटेट किया गया एंगल थीटा से और रिलीज कर दिया गया है। तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बताना है 4pe/md²। बेटा पी दिया नहीं है क्वेश्चन में, पी के टर्म्स में मत होता। QE/2md एक आंसर है। 2QE/2md ये आंसर है कुणाल 100 का। क्या बात, 2 कट नहीं पाया इनका फिर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से और डायपोल आपका ऐसे कुछ हो जाएगा, ये प्लस वाला है माइनस वाला, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली, और ये एंगल हो गया थीटा, थीटा से रोटेट किया गया। डायपोल मोमेंट पी होगा कितना? हो जाता है चार्ज इंटू उनके बीच का सेपरेशन जो कि हमें दिया हुआ है कितना है? डी। ये हो गया डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क होता है पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, यानी क्यू डी इंटू ई इंटू साइन थीटा। और टॉर्क बराबर पता है हमें किसकी इक्वल होता है? आई अल्फा। अब एक मास m है और दूसरा मास m है, ये रोटेट करेगा तो किसके अबाउट करेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो mr² प्लस mr²। तो टॉर्क जो है क्यू ई डी साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 इंटू एम इंटू डी/2 का स्क्वायर, क्योंकि m d/2 का स्क्वायर एक का है, 2 इंटू एम डी/2 का स्क्वायर आई इंटू एल्फा। ठीक है ना, तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी 2QE साइन थीटा बाय md। ठीक है ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन कोई कंबाइन करके दे सकता है रोटेशन के साथ। तो ये था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका है। जिन जिन चीजों की भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढ़नी होती है, यानी कि पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, ठीक है, रिंग, डिस्क, प्लेट्स हो गई, डायपोल हो गया, कैविटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यही बस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं। जिसमें एक फॉर्मूला टॉर्क का हमें डायपोल के लिए याद रखना है, फोर्स बिटवीन डायपोल्स याद रखना है। ठीक है ना, अब जो काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं वो इस टॉपिक से देखे गए हैं। तो ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी बल्कि सिंपल पोटेंशियल एनर्जी थी जो हमने पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना, वर्क और एनर्जी नामक चैप्टर में। तो यहां से तो ज्यादा ध्यान देना है तुम्हें, बहुत सिंपल है, जैसा यहाँ पे है सेम तरीके से ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर भी आएगा। तो हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बोला जाता था कि अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में तो उसका का सारा वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है और उसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
इससे पहले हम देख चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम mgh बोलते थे, जो आगे भी आएगी ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। दूसरी आप देख चुके हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि स्प्रिंग में आती थी, हाफ के x स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे कैलकुलेट कैसे किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि दो पार्टिकल सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि मान लो दुनिया के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, तो सारा चार्ज कहाँ पे था? सारा चार्ज इन्फिनिटी पे था, क्योंकि आपने चार्ज क्रिएट तो किया होगा नहीं चार्ज को, क्योंकि यूनिवर्स का चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। तो आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आए होगे, तो हमारे पास एक प्लेन रीजन है जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को एक पॉइंट पर लेके आए, मैं उसे नाम दे देता हूँ Q1। इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा? तो उसका आंसर है हमें वर्क करना पड़ा होगा 0, क्योंकि कोई भी इसके मोशन को अपोज नहीं कर रहा था, तो आपको कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ा होगा। आप स्लोली इसको वहां से यहाँ लेके आए हो विदाउट काइनेटिक एनर्जी चेंज किए। तो इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन अब हम दूसरा चार्ज लेके आना चाह रहे थे, जो कि है Q2, और उसे हम इन्फिनिटी से लेके आए, और इस Q2 को हमने किसी R सेपरेशन पे लाके रख दिया। कहां से लेके आए? इन्फिनिटी से लेके आए और R सेपरेशन पे लाके रख दिया। क्या इस Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में हमें कोई वर्क करना पड़ा होगा? तो आंसर है कि हाँ, क्योंकि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, तो Q1 ऑब्वियसली उसे क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो आपको उतना ही इक्वल और ऑपोजिट फोर्स, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, लगा के रखना पड़ा होगा, ताकि इस Q2 की काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हुई हो और इस पे नेट वर्क डन क्या हो गया हो? 0। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो वर्क हमने किया है इस चार्ज पार्टिकल पे, वही किस में स्टोर हुआ होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। या मैं बोल सकता हूं कि जो वर्क डन किया गया है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम हमने बनाया है दो चार्जेस का, इसको क्रिएट करने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ा था, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं मान लेता हूं दो पॉइंट्स, एक पॉइंट है A जहां पे इस चार्ज को रखा गया है, और एक पॉइंट है B जहां पे हम इस चार्ज को लेके जाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि Q1 से A पॉइंट की दूरी है कुछ RA, और Q1 से B पॉइंट की दूरी है कुछ RB, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप इसे यहां से यहां लेके जाओगे, फोर्स लगातार बदल रहा होगा, तो ऑब्वियसली हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा नेट वर्क डन के लिए। तो क्यों ना हम किसी जनरल x डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें। जब आप किसी x डिस्टेंस पे जाओगे, तब चार्ज कुछ यहाँ पे होगा Q2। उस समय पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की जो होगी वो कुछ इस तरफ होगी E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी होगी, वो हो जाएगी K Q1 बाय x स्क्वायर। तो जो फोर्स लग रहा होगा इस समय पे, वो आ जाएगा K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर, जो कि हमें पता भी है क्या है? कूलम्ब्स लॉ। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कह सकता हूं कि छोटा सा वर्क डन जो हुआ होगा dw, उसकी वैल्यू हो जाएगी df इंटू ds। तो छोटा सा फोर्स हो गया K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने किया है dx। ये है हमारा छोटा सा वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। कहां से कहां तक? x की वैल्यू चेंज करेंगे हम RA से लेके RB तक। ये इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा K Q1 Q2 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 बाय एक्स। ये हो गया -1 बाय एक्स RA से लेके RB तक। तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको कितना मिल रहा है? वो हमें मिल चुका है K Q1 Q2 1 बाय RA -1 बाय RB। ये हो चुका है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से हमें ये भी याद होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? किसी का भी चेंज बेसिकली U फाइनल माइनस U इनिशियल, माइनस साइन को अंदर भेज दें, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं लिख सकता हूं U इनिशियल माइनस U फाइनल। इसी तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इनिशियल पॉइंट था हमारा A, तो UA माइनस UB, ये जाना चाहिए K Q1 Q2 1 बाय RA माइनस 1 बाय RB। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं RA को मान लेता हूं इन्फिनिटी,
क्योंकि आप ए से बी लेके गए हो, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन करी है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव, ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। हमें निकालना था कि इस Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क हमें करना पड़ा होगा, तो हमने ए को ही कहां भेज दिया, इन्फिनिटी पे। तो आप ए से बी लेके गए, अब वो इक्वल हो चुका है इन्फिनिटी से आप किसी को बी पे लेके आए, तो आर ए को मैंने कर दिया है इन्फिनिटी, और मैंने अज्यूम किया है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ए पे कितनी थी, 0। हमें मानना पड़ेगा कि जब इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा उस समय पे इनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इन दोनों की वैल्यूज को अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से आपको यूबी की वैल्यू मिलती है के Q1 Q2 बाय आरबी। तो आपको तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है Q1 और Q2, उनके बीच का सेपरेशन है R, तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है के Q1 Q2 बाय R, जहां आपने पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या मानी है, 0। ठीक है ना। अगर कुछ और मानी होती तो आपको उसे यहां पुट करना पड़ता, आर ए को तो आप पुट करते इंफिनिटी, तो ये टर्म तो 0 हो जाता, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पुट करना होता। ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला जाता है, 90% केसेस में हम यही यूज करते हैं, के Q1 Q2 बाय R। साइन के साथ पुट करना है चार्जेस को। ठीक है ना, विद साइन हम इसको पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी को कोई डाउट तो पूछो। यूनिट जूल है। किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किसी को आगे डाउट? यू का साइन नेगेटिव है ना? यू का साइन नेगेटिव है या नहीं वो डिपेंड करेगा कि Q1 Q2 कैसे हैं। अगर दोनों का साइन सेम हुआ तो यू पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस पुट करोगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस पुट करोगे तो भी प्लस आएगा, और अगर प्लस माइनस पुट करोगे तो माइनस आएगा। आर ए को इन्फिनिटी कैसे आया नहीं, हमने अज्यूम किया है कि आर ए अगर इन्फिनिटी होता और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती तो फिर बी पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती, क्योंकि हमें उसे इन्फिनिटी से ही लेके आना था, और मैंने डेरिवेशन किया था ए से बी ले जाने के लिए, तो मैंने ए पॉइंट को ही इन्फिनिटी मान लिया, तो ऐसा हो गया कि आप इन्फिनिटी से बी पे लेके आए हो। ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन ही की थी किसी सिस्टम की, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा जब आएगी तब मैं बता दूंगा, पर हाँ उसके फॉर्मूले में माइनस आता है, बिल्कुल सेम ही है, पूरा चैप्टर सेम है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जिनको समझ आ गया। इस सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इन्फिनिटी पे 0 मानते हुए। ठीक है कुणाल, तुम्हारा सही है। ठीक है, तो टू पार्टिकल सिस्टम का क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है तो हम वही लिख देंगे सिंपली। पहले क्वेश्चन में हमें 3 चार्जेस दिए गए, Q1 Q2 और Q3, सेपरेशन ए है, तो दो दो के पेयर बना दो बस। इन दोनों की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होगी तो वो हो जाएगी के Q1 Q2 बाय सेपरेशन है ए, प्लस इन दोनों की लिखनी होगी तो हो जाएगी के Q2 Q3 बाय ए, प्लस इन दोनों की लिखनी होगी तो के Q1 Q3 बाय ए।
सबके पेयर बना दिए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बी पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। बी में 6 टर्म्स आएंगी। ठीक है ना, इसमें हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए Q1 Q2 Q3 और Q4 स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। आपको दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q2 Q3 बाय ए प्लस के Q3 Q4 बाय ए प्लस के Q4 Q1 बाय ए। ठीक है ना, तो हमने दो दो के पेयर सबके बना लिए। अब हम बना सकते हैं प्लस के Q1 Q3 बाय ए रूट टू, इन दोनों का पेयर। ठीक है ना, Q1 का Q2 के साथ बन ही चुका है, इसके साथ बन गया Q4 के साथ के Q1 Q4 बाय, ये बन चुका है पहले 4 के साथ भी। ठीक है ना, तो अब 2 का हम 3 के साथ बना चुके हैं, 2 का 4 के साथ बनाना होगा के Q1 Q4 बाय ए रूट टू। ठीक है, और सभी का बन ही चुका है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सी का आंसर कुछ लोग 0 बोल रहे हैं। सी का आंसर 0 आ रहा है काफी लोगों का, काफी का आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाय 2x। ठीक है, तो आपको याद ही रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय हमें साइन का यूज करना होगा। तो अगर सी पार्ट के लिए मैं बोलूं, जहाँ पे 3 पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं, एक है Q, एक है -2Q और एक है -Q, सेपरेशन है x और x। तो पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, वो हो जाएगी के Q -2Q बाय x, प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं के -2Q -Q बाय x, और फिर 1 और 3 की अगर लिखी जाए तो के Q -Q बाय 2x। ठीक है ना, ये हमें मिलेगी नेट पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की। ये आ गया -2k⁴ बाय x प्लस 2k⁴ बाय x और माइनस k⁴ बाय 2x। तो आंसर है -k⁴ बाय 2x। ठीक है, सिंपल है, दो दो के आपको पेयर बनाने होते हैं। लेकिन इस पे बेस्ड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ऑब्वियसली 11th का थोड़ा बहुत यूज होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हो। बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसको बोला जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है और उसका मास m माना है, तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, उस पर चार्ज पॉजिटिव E हो जाता है और उसका मास सेम रहता है m ही, जो मास इलेक्ट्रॉन का था। ठीक है ना, तो ये डायपोल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ लिया। तो इन दोनों ने एक डायपोल फॉर्म किया है, उसे एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा गया है, सेपरेशन दिया हुआ है दोनों के बीच का। आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है ऑफ द डायपोल। ठीक है ना, व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आएंगे नहीं। सभी लोग सॉल्व करो, बैठे मत। ठीक है, तो टॉर्क हो जाता है आई इंटू एल्फा। टॉर्क हमने निकाल ही लिया है। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जिसको मैंने ई मान लिया है, सेपरेशन बीच का आर, तो पी हो गया आर इंटू ई। टॉर्क हो गया पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है तो 1/2 लिख देते हैं। तो ये हो गया आर इंटू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय 2, ये हमारा टॉर्क है। आई आई क्या हो जाएगा? फिर से वही सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर बाय 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस एम आर बाय 2 का स्क्वायर पॉजिट्रॉन के लिए। ठीक है ना, तो 2 इंटू एम इंटू आर बाय 2 का स्क्वायर इंटू एल्फा। ठीक है, ऐसे अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? वो हो जाएगी ई ई बाय एम आर, शायद, है ना। आर से आर कट जाएगा, कुछ कट गया तो ई बाय एम आर, ये हो जाएगा हमारा अल्फा। ई की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻3 बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और आर ये है 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है ना, तो अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? कोई बता रहा है 0.17 इंटू 10⁻15। वाह, ये भी किसी ने बताया। 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻15 प्लस 15, तो पता ही है हमें, आप डिवाइड कर लो। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा, ये होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। इस तरह के क्वेश्चन मेंस वगैरह में ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे, किसी को 2 में डाउट हो तो पूछ सकता है। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 3 में, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम सेपरेशन ऑफ आर। दोनों चार्ज हैं और आर सेपरेशन पर रेस्ट पर रखे हुए थे। दोनों की स्पीड बतानी है जब उनके बीच का सेपरेशन घट के r/3 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ऑपोजिट है, दोनों अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ चलेंगे, तो हमें दोनों की स्पीड बतानी है।
किसी का आया आंसर? क्वेश्चन नंबर 3, अगर आंसर आया तो बताओ। Q root 8 by MR, 4 root QM by 2, सबका अलग अलग आंसर आया है। आराम से ट्राई कर लो सभी लोग। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड किस चीज पे होगी? ऑब्वियसली दोनों चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, नेट फोर्स 0 है, और फाइनली दोनों मूव कर रहे होंगे जब सेपरेशन r/3 होगी, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इनिशियली 0 है। तो दोनों का मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो, और साथ ही साथ एनर्जी भी कंजर्व की जा सकती है। तो अगर मोमेंटम कंजर्व किया जाए, यानी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मैं मान लेता हूं कि जब इनके बीच की दूरी r/3 बचेगी, यानी कि m q -2q, ये इस तरफ चल रहा होगा V1 से और ये इस तरफ चल रहा होगा V2 से। अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें, इनिशियली 0 है, मैं कह सकता हूँ m इंटू V1 माइनस m इंटू V2, ये होना चाहिए 0। यहाँ से हमें मिलेगा V1 बराबर V2, यानी दोनों की स्पीड तो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। अब हम कर देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो रेस्ट में। इनिशियली सेपरेशन r है, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, हो जाएगी k q1 q2 बाय इनके बीच का सेपरेशन r। ये इक्वल होना चाहिए फाइनली दोनों की स्पीड, हमें मास दोनों का सेम है और दोनों की स्पीड भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों की स्पीड v1 बराबर v2 है, इसको मैं v बोल देता हूँ, प्लस काइनेट पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखी जाए इस समय पे सेपरेशन r/3 है, तो हो जाएगा k q -2q बाय r/3। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4k q स्क्वायर बाय r, ये हो जाना चाहिए m v स्क्वायर। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिलेगी √4k q स्क्वायर बाय rm। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था मोमेंटम कंजर्वेशन का और एनर्जी कंजर्वेशन का। क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे थे, रिलीज किए गए, इसलिए हमें समझ आया कि मोमेंटम कंजर्व करना होगा। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, सिमिलर ही है। मैं बोला गया है कि एक प्रोटॉन है जिसको इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया गया है v0 स्पीड के साथ टुवर्ड्स अ फिक्स्ड हीलियम न्यूक्लियस। एक हीलियम का न्यूक्लियस फिक्स्ड है, सिर्फ न्यूक्लियस है, तो उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। जैसे जैसे प्रोटॉन उसके पास आएगा उसकी स्पीड घटती जा रही होगी, तो कहीं जाके वो प्रोटॉन रुकेगा, उसी समय पे सेपरेशन मिनिमम होगा। तो हमसे यही पूछा गया, प्रोटॉन की मिनिमम सेपरेशन बतानी है उस हीलियम न्यूक्लियस से। m मास ऑफ प्रोटॉन दिया है और q चार्ज ऑफ प्रोटॉन दिया है।
विदित का आंसर आया है 2q 4kq² 4kq²/mv²। सभी का आंसर सेम आ रहा है। अभिरूप के आंसर पर रूट भी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे तो हमारा प्रोटॉन है। यहाँ पे आपका प्रोटॉन रखा होगा जिसका मास m है और चार्ज q है। और यहाँ पे आपका हीलियम का न्यूक्लियस मान लेते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस पे आपको पता होना चाहिए कि उसका मास जो होगा वो इसका 4 गुना होगा, क्योंकि उसमें 4 न्यूक्लियन होते हैं। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड है। और इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा +2q, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें आपने निकाला होगा, तभी वो सिर्फ न्यूक्लियस बचा है। यहाँ से आपने स्पीड दी उसे v0। इनके बीच की सेपरेशन शुरुआत में इन्फानाइट है। मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे स्पीड घटती है और यहाँ कुछ जाके उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। तो ये सेपरेशन जो मिनिमम आने वाला है इसे मैं बोल देता हूँ r। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, इसमें मोमेंटम तो कंजर्व किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसे फिक्स रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगा के रखना पड़ रहा होगा। तो आप सिर्फ एनर्जी कंजर्व करोगे, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के पास है, तो ½ mv0²। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन पे 0 होती है, इक्वल हो जाना चाहिए फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जानी चाहिए। जब वो यहाँ पे रेस्ट पे आ जाए हम कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो जाएगी k q 2q उनके बीच का सेपरेशन जो है r। यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। r की वैल्यू जो क्या आ जाएगी वो है 4kq²/mv0²। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। काफी लोगों का आ गया था। तो ये सभी पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना। सिमिलर एक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिया है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, तो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर सकते हो अभी। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, फिफ्थ ही कर लो। फिफ्थ कर लो पहले। सभी लोग फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। इसमें भी सेम ही है, इनिशियली रेस्ट पे रखे हुए थे, फिर से छोड़ा गया है। पूछा गया जब सेपरेशन r/4 बचेगी तब स्पीड बतानी है। अंतर ये है, वहां पे दोनों का मास सेम था, यहाँ पे दोनों का मास बस अलग है। सिमिलर क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो।
जल्दी से हो जाना चाहिए, इतना टफ क्वेश्चन तो है नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में m ले लेते हैं और 4m दिया हुआ है, q है -3q है, सेपरेशन इनके बीच का r। मान लो कि जब सेपरेशन रह जाता है r/4, उसमें पे m 4m q -3q, इसकी स्पीड होती है v1 और इसकी स्पीड होती है v2। तो मोमेंटम अगर आप कंजर्व करते हो तो पहली चीज तो हम कह सकते हैं mv1 ये इक्वल हो जाना चाहिए 4m इंटू v2, v1 इक्वल आ गया 4v2 के। दूसरा आप एनर्जी कंजर्व करोगे, आप लिख सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी k q -3q बाय सेपरेशन r इक्वल होना चाहिए फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ 4m v2 का स्क्वायर और प्लस k q -3q बाय उनके बीच का सेपरेशन r/4। ठीक है ना। यहाँ से हमें मिलेगा 9k स्क्वायर बाय r, ये इक्वल हो जाना चाहिए हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 4m v2 को मैं लिख देता हूँ क्या v1/4, हो जाएगा v1 स्क्वायर बाय 16, हो गया 9k स्क्वायर बाय r, ये इक्वल हो जाना चाहिए क्या जाएगा 3/8 mv1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें शायद v1 मिल रहा है 24k स्क्वायर बाय mr का अंडर रूट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, ये आ रहा है क्या? नहीं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, v1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 72/5। ठीक है ना, अंडर रूट 72/5 k स्क्वायर बाय mr। किसी का कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था काफी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with speed v0. It suddenly exits the orbit and starts moving away. Find the speed of the electron when separation from the nucleus is 4r. ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ऑफ रेडियस r, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, m उसका मास दिया है। सिंपली इसमें भी क्या ही करना है आपको, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। जल्दी से लिख लो। तो ये हमारा हीलियम न्यूक्लियस मान लेता हूं मैं, चार्ज उस पर 2e होता है, +2e, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, v0 स्पीड, सेपरेशन r है।
एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, के इनिशियल, पी इनिशियल, के फाइनल प्लस पी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है प्लस के ई 2E बाय आर। ये फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी प्लस के ई 2E सेपरेशन हो जाता है 4R। ठीक है ना। तो यहां से मिल जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 3/4 या 3/2 इंटू के ई स्क्वायर बाय आर होना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो गया अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस 3 के ई स्क्वायर बाय एम आर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, पर यहाँ क्योंकि हम ई के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं तो उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व किया गया तो ई लिख दो आप बस। या पुट कर देते हैं यहाँ पे, अगर क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2E पुट किया, अगर प्लस 2E, इसको माइनस E ले लो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा एक। ठीक है ना, माइनस E अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी एक आ जाएगा क्या माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये आंसर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 3 के ई स्क्वायर बाय एम आर। रोहन, तुम्हारा डाउट है फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेशन इज 4R, कैसे करेंगे? यही तो किया है हमने, वी ही तो निकाला है। वी नॉट आपको अगर फाइंड करना है तो उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, हाँ वी नॉट आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि क्योंकि हमारे पास एक तो 2E चार्ज का न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन आर सेपरेशन पे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है ना। तो अगर आप बैलेंस करो दोनों फोर्सेस को तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा K Q1 Q2 ठीक है ना, कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसे इक्वल कर दो एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर के। यहाँ से आपको वी नॉट मिल जाएगा, वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के 2K ई स्क्वायर बाय एम आर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। वी नॉट निकालना तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है वैसा, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज किया गया है और बाकी हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल ही सकते हैं। किसी को डाउट है यहाँ तक पूछ लो अभी, नहीं तो आगे बढ़े। ज्योतिष का कहना है रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। किस रूट के अंदर नेगेटिव आ गया बेटा? जो वी वाला आंसर है, वी वाले आंसर में रूट के अंदर नेगेटिव आ जा रहा है। अच्छा, तो 4R सेपरेशन हो ही नहीं पा रही होगी, इलेक्ट्रॉन उसके पहले ही रुक जा रहा होगा, इसका मतलब मैंने डेटा पहले चेक नहीं किया था, रैंडमली दिया है। ठीक है, नेगेटिव आ जाने का मतलब क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस तो उसे अट्रैक्ट कर ही रहा है तो उतना दूर जा ही नहीं पाएगा, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं, स्पीड 4R से पहले ही 0 हो गई होगी कहीं ना कहीं, इसका मतलब 4R डिस्टेंस पे वो रीच ही नहीं कर पाएगा, इसलिए नेगेटिव आ जा रहा है डेटा की वजह से। ठीक है ना, सेपरेशन 2R ले लेते तो सही हो जाता।
हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कॉज कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि ये तो हमने निकाल लिया था पार्ट टू पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल चुका है के Q1 Q2 बाय आर। अब अगर कोई पूछे कि जनरल कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे किसी भी चार्ज पार्टिकल की, अगर उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो उसी का डेरिवेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डीएस वेक्टर। तो आपको डीएस वेक्टर पता है क्या होता है, ये हम वर्क पावर एनर्जी में निकाल चुके हैं। डीएस वेक्टर बेसिकली होता है डीएक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप, ठीक है ना। अब फोर्स जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो भी हम कह सकते हैं Q इंटू ई होता है वो किसी भी पार्टिकल के ऊपर डॉट डीएस। Q क्योंकि कांस्टेंट है तो Q को बाहर निकाल सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डीएस, इससे मिलेगी आपको किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो वहीं अगर हम निकालना चाहें कि B माइनस ए, किसी पार्टिकल को A से अगर B आप लेके जा रहे हो तो आप कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ये होना चाहिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ Q इंटीग्रेशन E डॉट ds ये हो जाना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है ना। U फाइनल को आप क्या, मैं यहाँ पे A और B की अगर टर्म्स ले लूं तो मैं कह सकता हूँ UB माइनस UA ये इक्वल हो जाएगा माइनस Q इंटीग्रेशन E डॉट ds RA से लेके RB। तो ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हो और बोला गया हो कि फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर पार्टिकल को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाया जा रहा है तो, ठीक है, एक माइनस साइन याद रखना होता है, यानी कि बी माइनस ए अगर किया है तो लिमिट लगेगी ए से बी तक, अगर आपने माइनस साइन बाहर रखा है तो। मैं जनरली याद रखता हूँ यूबी माइनस यूए इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन आर बी से लेके आर ए तक ई डॉट डी एस। जहां की पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखी हुई है उसकी लिमिट पहले लगाओ, से लेके जहां जा रहे हो, ठीक है ना, वो चीज। तो यूबी माइनस यूए तो लिमिट आरबी से लेके आर ए तक, या आप माइनस साइन अगर लगाते हो तो यूबी माइनस यूए हो जाएगा आर ए से लेके आरबी तक। हमें याद क्या रखना है, ये माइनस साइन वाला फॉर्मूला बुक्स में इसलिए दिया रहता है ताकि आप ये याद रख सको कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे होगे, डिक्रीज कर रहे होगे, ठीक है ना। ये आगे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी तो बस हमें फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको कोई जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमें मिल गया फॉर्मूला, यूबी माइनस यूए ये इक्वल हो जाएगा किसके, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस आर बी से लेके आर ए तक। इसी में अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो कैसी है, कांस्टेंट है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई है तो वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी और डीएस का इंटीग्रेशन सिंपली क्या मिल जाएगा, एस, एस जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ यूबी माइनस यूए ये इक्वल होगा किसके, क्यू इंटू एस वेक्टर, लिमिट क्या लगी हुई है आर बी से लेके आर ए। तो सिंपली आपको क्या मिल जाता है, यूबी माइनस यूए इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, डी जहां पे मैं बोल देता हूं सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हो और कोई बोले कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक पार्टिकल को उठा के लेके जाना है तो बताओ कितना वर्क डन हुआ होगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा। अगर हमसे ये पूछा जाए, ठीक है ना, कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि आपको दी हुई है, मान लेते हैं ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E, यहाँ एक पार्टिकल ए पे रखा हुआ था और उसे आप मूव करके लेके जा रहे हो बी पॉइंट तक, तो पूछा जाए कितना वर्क डन हुआ होगा या ए से बी जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ होगा, तो हम उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए इसी फॉर्मूले के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, ई को भी बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के, तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूवी माइनस यूए
बराबर क्यू इंटू डी, डी जहां पे है सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ये अगर डिस्टेंस बी है तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि यू ए माइनस यू बी क्या होगा, तो आप सिंपली कह सकते हो वो हो जाएगा क्यू इंटू, सॉरी ई तो बाहर आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्यू, ई हमने बाहर निकाला था, क्यू इंटू ई इंटू डी, ये हो जाएगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाता है, क्यू ई डी। लेकिन अगर फील्ड वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेशन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता है। ये यहाँ पे पीडीएफ में दिख रहा है, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल। हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है बेसिकली, और वर्क डन ही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर तो वही आने वाला है। बस ई अगर कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली इस तरह से निकाल लेना है। जैसे एक क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक बार ट्राई करो जरा। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, वो है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप। तो ये क्या है, वेरिएबल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। बताओ कितना आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई इंटू डी एस वैक्टर, कहां से कहां तक हो जाएगा, आर बी से लेके आर ए। मैंने यू बी पहले लिखा है तो आर बी मैंने पहले लिया है, ठीक है ना। यहां से हमें मिलेगा डेल्टा यू, यही हमें कैलकुलेट करना था। चार्ज आपको 2 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू है 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर हो जाएगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ठीक है ना। यहां से हमें मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3y dy, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं 2 से लेके -1, तो आप 2 से लेके गए हो -1 तक, और जे कैप में आप गए हो 0 से लेके 2 तक, तो ये जाएगा 0 से लेके 2 तक। यहां से हमें मिलेगा 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये x स्क्वायर लिमिट है 2 से लेके -1 प्लस 3y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 से लेके 2 तक। आप पुट करो तो मिलता है 2, यहां से मिलेगा 1 -4 प्लस, अगर यहां पे पुट किया जाए 6 -0, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 6, ठीक है ना। इसमें Q आपके पास 2 माइक्रोकूलम था, तो एक आपके पास इंटू 10⁻⁻6 और रहेगा जूल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना माइनस अगर आप फॉर्मूले में इनिशियली लगाते हो तो फिर आपको लिमिट उल्टी लगानी होगी, पर अगर मैं यू बी माइनस यू ए कर रहा हूं और ए से बी आप लेके जा रहे हो, ठीक है ना, तो आप लिमिट अगर
ए से बी हम लेके जा रहे हैं, बी से ए के लिए मैंने निकाल दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें निकालना क्या था, ए से बी लेके जाना है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यही है बी की और इनिशियली किसकी है, ए की। तो आंसर क्या आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। एक बार चेक कर लो। मैंने शायद यूए माइनस यूबी निकाल दिया है, ठीक है ना। तो ये आया है, हमें निकालना क्या है, यूबी माइनस यूए। तो यूबी माइनस यूए कितना हो जाएगा, -6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इसका नेगेटिव वाला आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ए की लिमिट्स नीचे लगा दी हैं पहले 2 से लेके -1, ठीक है ना, जबकि लगानी किसकी चाहिए थी, बी की। मैंने उल्टा कर दिया, यूए माइनस यूबी किया है। देख सकते हो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को डाउट है? ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आज यहीं तक। बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसमें क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर लेना, आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगली क्लास से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। हेलो हेलो सर। हाँ कौन है? सर मेरे सर रोहन वीकेंड बैच हाँ वीक बोलो। डे बैच सर बोल रहे थे अगर यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है सर, तो पॉजिटिव चार्ज भी कांस्टेंट है और नेगेटिव चार्ज भी कांस्टेंट है। नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव सर चार्ज कांस्टेंट नहीं है, टोटल चार्ज कांस्टेंट है। आगे चल के हम पढ़ेंगे जब फिजिक्स पूरी एंड हो रहेगी मॉडर्न फिजिक्स में, तो एक न्यूट्रॉन जैसे न्यूट्रल होता है वो टूट के एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना सकता है। उसने एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, एक नेगेटिव बना दिया, लेकिन अभी भी नेट चार्ज तो नहीं बना पाया, क्योंकि नेट चार्ज तो अभी भी कितना है, 0, ठीक है ना। 0 नेट पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं है, नेट नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं है। आप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हो, आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हो, पर आप टोटल चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपने दुनिया में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। मंटू, तुम्हारा डाउट है कि लिमिट कैसे पुट की, तो लिमिट बेटा अगर मैंने यूए माइनस यूबी किया है, ठीक है ना, तो आप देखो कि ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, 2 से लेके -1 तक मैं जा रहा था, तो एक्स वाले में मैंने 2 से लेके -1 पुट किया, ठीक है ना। और सिमिलरली y के लिए आप देख सकते हो, इसमें y कोऑर्डिनेट था ही नहीं, तो 0 से लेके 2 वो y वाले में पुट कर दिया, ठीक है ना।